हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। ये लेक्चर खास करके उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं और इन फ्यूचर अपने आप को एज अ टीचर वो देखना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जान सके। साथ ही वो सारे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, टॉपिक पे पहले ध्यान दिया जाए। ये टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑफ चाइल्डहुड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। बाल्य अवस्था के बारे में हम जानेंगे और बाल्य अवस्था की क्या विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ से विशेषता जानने को नहीं मिलेगी, एक्चुअल में बच्चों को किस तरीके से स्कूल में ट्रीट करना चाहिए, पेरेंट्स के द्वारा कैसे जो चाइल्डहुड में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए या उन पे ध्यान देना चाहिए, उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। और साथ ही जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं और एजुकेटर्स हैं, उन्होंने चाइल्डहुड को लेकर क्या डेफिनेशन दी है और किस तरीके की एक्सप्लेनेशन की है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि चाइल्डहुड से पहले का जो हमारा स्टेज है इन्फेंसी वाला, यानी शैशवावस्था के बारे में जो हम बात करें, तो शैशवावस्था में बालक बहुत ही ज़्यादा अबोध रहता है। इवन वो माँ के गोद का ही बच्चा रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें चंचलता नहीं होती और बहुत सारी चीज़ों को वो समझने और जानने में असमर्थ होता है। उसमें किसी तरीके की जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम चाइल्डहुड के बारे में बात करें तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज है क्योंकि इसमें एक बालक में तेज़ी से विकास होता है और बहुत सारे फील्ड्स में उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसको अगर हम लोग बात करें कि फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, ये सब कुछ बालक में एक साथ होता है। और इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज माना जाता है क्योंकि तेज़ी से परिवर्तन होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है विशेषता, इसके बारे में हम आगे के स्लाइड में जानेंगे। साइकोलॉजिस्ट ने ये चाइल्ड डेवलपमेंट को, यानी एक बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो उसकी अवस्था चल रही है, इसमें 3 अवस्था में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक इन्फेंसी हो जाता है यानी कि शैशवावस्था, एक आपका चाइल्डहुड हो जाता है जिसे बाल्यावस्था कहते हैं, उसके बाद एक एडोलसेंस हो जाता है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इसके बाद की भी एजेस है, यानी किशोरावस्था भी आगे जाके डिवाइड होना शुरू हो जाता है। फिलहाल हम इन 3 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में बात करेंगे और इनका एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हम जानेंगे। तो देखिए, चाइल्डहुड में को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और अगर हम बात करें कि साइकोलॉजिस्ट ने ये चाइल्ड डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में बांटा है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो बेसिस है, ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से बालक में फिजिकल मेंटल चेंज आ रहे हैं, किस तरीके से वो सोशली डेवलप कर रहा है और किस उम्र में वो क्या चीज़ लर्न कर रहा है, कैसी साइकोलॉजी उसकी बनती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग 3 तरीके से बांटा गया है। एक है इन्फेंसी जिसे शैशवावस्था कहते हैं, उसके बाद दूसरा है चाइल्डहुड जिसे बाल्यावस्था कहते हैं और तीसरा है एडोलसेंस जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इस टॉपिक में हम चाइल्डहुड के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, चाइल्डहुड के ऊपर ही कंप्लीट हमारा डिस्कशन रहेगा। चाइल्डहुड एक ऐसी अवस्था है दोस्तों, इस अवस्था को ना पेरेंट्स समझ पाते हैं और ना ही टीचर समझ पाते हैं क्योंकि बच्चे में इतनी ज़्यादा चंचलता और इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा होता है कि अभिभावक को और साथ ही शिक्षक को, यानी टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को अपने बच्चे को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये बाल्यावस्था इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये फाउंडेशन है किसी भी बालक के आगे के जीवन के लिए। यानी कि अगर कोई भी बालक का आगे क्या किस तरीके का बिल्डअप हो रहा है और किस तरीके के मैनर्स वो डेवलप कर रहा है, क्या उसका एजुकेशनल एस्पेक्ट्स रहेगा, कैसा उसका वो प्रेजेंटेशन रहेगा, ये सब कुछ समझे कि उसकी चाइल्डहुड की देन है, यानी कि उसकी बाल्यावस्था कितनी बेहतर उसकी परवरिश हो रही है, उस चीज़ के ऊपर उसका भावी जीवन जो है वो भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। तो अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफाइन किया है। जैसे कोल और ब्रूस के अकॉर्डिंग उनका ये मानना, इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। किसी भी अभिभावक के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज को जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, ये कठिन भरा होता है, खास करके चाइल्डहुड को जानना। किलपैट्रिक के बारे में अगर बात करें, चाइल्डहुड इज द बिल्डिंग पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि आगे जो भावी जीवन है, उस भावी जीवन के लिए जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन देने का काम चाइल्डहुड करता है। अगर हम कोल के एक और डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो चाइल्डहुड इज़ अ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कोल का ऐसा मानना है कि चाइल्डहुड
जीवन का एक बहुत ही अनोखा काल है। रॉस के ऊपर अगर आते हैं तो उनका मानना है चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ फॉल्स मैच्योरिटी, यानी कि चाइल्डहुड एक तरीके से अबोध काल होता है, एक ऐसा समय होता है जब बालक में समझदारी का अभाव होता है, यानी कि उसकी समझदारी का असर उस लेवल पे नहीं होता जिसे हम समझदार कह सके। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चाइल्डहुड की एज 6 से लेके 12 वर्ष की है। 6 साल से पहले जो भी बालक हैं वो शैशवा अवस्था में उनकी काउंटिंग होती है, और 6 से लेके 12 वर्ष तक का जो एज है वो चाइल्डहुड का आता है। और उसके आगे अगर हम टीन एजेस में जाते हैं तो ये किशोरावस्था का काल हो जाता है। तो इस तरीके से डिवाइड करके एजेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो इसे 2 तरीके से भी बांटा जा सकता है, एक प्री चाइल्डहुड है और एक पोस्ट चाइल्डहुड है। तो यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था है इसका एज 6 से 9 साल तक का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो उत्तरा बाल्यावस्था है यानी पोस्ट चाइल्डहुड है, ये हमारा 10 से लेके 12 साल का टाइम होता है, यानी 10, 11, 12 ये 3 एज जो है आपका पोस्ट में आता है, पोस्ट चाइल्डहुड में आता है। तो इस तरीके से हम चाइल्डहुड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ पाते हैं, एक 6 से 9 और एक 10 से लेके 12 वर्ष की जो अवस्था है। अब अगर हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है चाइल्डहुड के, यानी कि वो विशेषताएं क्या हैं, किस तरीके के परिवर्तन हमें चाइल्डहुड के टाइम में बाल्यावस्था में देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, उस अवस्था में बालकों में, बच्चों में किस तरीके के परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी होती है, यानी कि शैशवावस्था के टाइम में बालक में ज़रूरत से ज़्यादा चंचलता होती है, लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है यानी चाइल्डहुड में वो प्रवेश करने लगता है तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी उसके अंदर आने लगती है, उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है, वो कहीं ना कहीं एक फॉल्स मैच्योर होने लगता है, ठीक है। यानी कि हमने जो डेफिनेशन में देखा था कि एक फॉल्स मैच्योरिटी जो है वो बच्चे में आना शुरू हो जाती है, उसका माइंड जो है मैच्योरिटी की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू हो जाता है, और साथ ही जो मेंटल एबिलिटीज हैं बालक के वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो मानसिक सोच समझने की स्थिति है उसमें तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा अब कई तरीके की जानकारी को अपने दिमाग में स्टोर करने लगता है, यानी कुछ लंबे समय तक उस चीज़ को वो याद करने लगता है। अगर हम लोग इन्फेंसी में जाते हैं तो बालक की जो याददाश्त होती है उस तरीके से नहीं हो पाती है डेवलप, यानी कुछ बातों को वो बहुत देर तक अपने दिमाग में नहीं रख पाता है। लेकिन जब वो चाइल्डहुड में आता है तो वो पढ़ाई लिखाई करना शुरू करता है, बहुत सारे पहाड़े हो गए या काउंटिंग्स हो गए, ABCD हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, इन सबको अपने दिमाग में वो रखना शुरू कर देता है। या अगर कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी बात है, उसको कुछ देर तक वो अपने दिमाग में ज़रूर होल्ड करने लगता है। अगर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो ये प्री डोमिनेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है। बालक में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो नए नए ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है और उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना वो चाहता है। साथ ही उसका रिलेशन रियल वर्ल्ड से डेवलप हो जाता है। अगर शैशवावस्था के बारे में बात करें तो बालक एक इमेजिनरी दुनिया में रहता है, लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आता है तो वो इमेजिनरी दुनिया को छोड़कर एक रियल वर्ल्ड में उसकी एंट्री होती है। जैसे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि शैशवावस्था में यानी इन्फेंसी के टाइम में अगर हम एक डॉल लेते हैं और बच्चे को दिखाते हैं, देखो ये डॉल है और ये डॉल अब जा रही है सोने के लिए और वो बेड में चली जाएगी और उसको हम उस तरीके से उड़ा देंगे और डॉल जो है वो सोना स्टार्ट कर देगी, तो बच्चा ये मानने लगेगा कि ये जो गुड़िया है ये वाकई में सो रही है, वाकई में इसे ठंडी लग रही है, इसीलिए इसको ब्लैंकेट से कवर अप किया गया है। तो कुछ इस तरीके के, यानी कि जो इमेजिनरी दुनिया है उसको वो एक रियल दुनिया का हिस्सा मानने लगता है। लेकिन जब वो चाइल्डहुड में आता है तो उसे मालूम चल जाता है कि एक डॉल, एक टॉय जो है इसे कोई ठंड नहीं लग रही है और वो नॉन लिविंग है, वो बस उसके एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है जिसके साथ वो खेल सकता है। तो इस तरीके से बालक का जो रियल वर्ल्ड है उस रियल वर्ल्ड के साथ उसका इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है इस चाइल्डहुड एज में। साथ ही बालक में मोरल क्वालिटीज़ जो होते हैं यानी कि नैतिक गुणों का भी उसमें विकास होना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले की बात अगर हम लोग कहें इन्फेंसी एज में, जहाँ जो चाइल्ड है उसमें जो नैतिकता है उसका अभाव होता है। ही डजंट नोज राइट और रॉन्ग, उसे मालूम नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन जब वो चाइल्डहुड में प्रवेश करता है तो उसमें इस तरीके की बहुत सारी जो मोरल क्वालिटीज़ है वो उसके पेरेंट्स या टीचर के द्वारा या उसके सराउंडिंग के द्वारा भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर दूसरी बात अगर
हम लोग बात करें टेंडेंसी टू ट्रैवल विदाउट पर्पस, जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि बिना मतलब के भी बच्चे इस रूम से उस रूम में घूमते रहते हैं। रेस्ट करने का टाइम होगा वो रेस्ट नहीं करेंगे, अननेसेसरी का वो इधर उधर अराउंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी टेंडेंसी बाल्यावस्था में ज़्यादा देखने को मिलती है कि विदाउट एनी पर्पस बच्चे इधर से उधर घूमना को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद बात करें इंटरेस्ट इन ग्रुप स्पोर्ट्स में उनको अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, तो ये वो एज है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, ये वो अवस्था है कि बच्चा अननेसेसरी ट्रैवल करना पसंद करेगा, या फिर क्लासरूम से ही बाहर निकल के घूम रहा है, अननेसेसरी घूम रहा है, उसके पास कोई पर्पस नहीं है, विदाउट एनी पर्पस वो इधर से उधर घूम रहा है। घर में भी विदाउट एनी पर्पस, कभी उस रूम में जाना, कभी इधर जाना, कभी छत पे जाना, नीचे जाना, इस तरीके की जो चहलकदमी है जिसका कोई पर्पस नहीं है, वो इस अवस्था में देखने को मिलती है कि चाइल्डहुड में बालक ज़्यादातर करके इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं और उनका इंटरेस्ट अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा रहता है। उनको ग्रुप गेम्स खेलना बहुत पसंद है, अपने एज के लोगों के साथ उनको समय बिताना बहुत पसंद आता है। साथ ही ये जो एज है, ये जो चाइल्डहुड का टाइम है दोस्तों, ये क्रिएटिविटी का भी टाइम है, यानी कि बालक और बालिकाओं में बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स इसमें स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चे जो हैं बहुत से क्रिएटिव वर्क्स में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। साथ ही टेंडेंसी ऑफ कलेक्टिंग ऑब्जेक्ट कलेक्शन भी इस एज में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बात करें मेल चाइल्ड की, यानी कि बालकों के बारे में बात करें, तो जैसे कि स्पोर्ट्स के जो स्टिकर्स होते हैं वो सारे स्टिकर्स को वो कलेक्ट करता है, जैसे स्टैम्प पेपर्स हो गए उनको कलेक्ट करना, उसके बाद से जो हमारे हीरोज़ होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को कलेक्ट करना, इस तरीके का वो कई तरीके के आइटम्स को कलेक्ट करते हैं। और वहीं हम बालिकाओं के बारे में बात करें, यानी गर्ल चाइल्ड के बारे में बात करें, तो छोटे मोटे कपड़ों के टुकड़े को वो कलेक्ट करना, जो मदर्स की पुरानी चूड़ियाँ होती हैं उन चूड़ियों को कलेक्ट करना, गुड़िया को, डॉल्स को कलेक्ट करना, या फिर मैगजीन्स में इसी तरीके की जो एक्ट्रेस होती हैं उन एक्ट्रेस की पिक्स को काटना और कलेक्ट करना। तो इस तरीके से बालक और बालिकाओं दोनों में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ एक और बालक अपने लिए कार का कलेक्शन करना शुरू कर देंगे या स्टिकर्स के फॉर्म में हो या टॉयज़ के फॉर्म में हो, तो दूसरी तरफ जो बालिकाएं हैं वो डॉल्स का कलेक्शन शुरू कर देंगी, चाहे मैगजीन से पेपर्स फाड़ें या फिर खुद से उसको बनाएं। यानी कि ये एज आप लोगों ने देखा होगा कि गर्ल चाइल्ड जो है इस एज में पेपर्स को कटिंग करके गुड्डा गुड़िया बनाने में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, और इस एज में जो बॉयज़ हैं वो पेपर्स को लेके जो एरोप्लेन और हवाई जहाज़ ये सब बनाते हैं। हम लोगों ने भी अपने चाइल्डहुड में ये सारे क्रिएटिव काम किए हैं। तो ये वो एज होता है जहाँ पे क्रिएटिव वर्क बहुत ज़्यादा होता है। बालक बालिकाएं अपने अनुसार, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत से क्रिएटिव वर्क को वो करने लगती हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वो कलेक्शन करते हैं, और उनको मज़ा आता है जब वो अदर्स बच्चों के बीच में, यानी कि बच्चों की जो कंपनी है उसको वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा है एट विच एज द चाइल्ड ट्राइज टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विथ अदर चिल्ड्रन। उन्हें पसंद है दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना। अब ये तो हम लोगों ने जाना कि चाइल्डहुड में चाइल्ड की क्या विशेषता होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या चेंजेस है, उनके टेस्ट प्रेफरेंस क्या है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ शुड एजुकेशन बी डन इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में शिक्षा व्यवस्था बालकों की, यानी कि बच्चों की कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वोकैब दिया जाए, यानी कि चाइल्ड की वोकैबलरीज को बढ़ाया जाए, उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जाए, और टाइम टू टाइम उसे टेस्ट भी करते रहा जाए कि किस तरीके से बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जाए, और साथ ही साथ जो बच्चे की वोकैब्स है उस वोकैब्स को भी इम्प्रूव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स उनको दिया जाए टीचर्स के द्वारा, और जो घरेलू एनवायरनमेंट है पेरेंट्स के द्वारा उसको दिया जाए। साथ ही एजुकेशन, इस एज में कोशिश करना चाहिए कि ग्रुप एक्शन या ग्रुप प्ले किया जाए, स्टेज परफॉर्मेंस किया जाए। तो एजुकेशन ग्रुप में देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चों का भी इंटरेक्शन बढ़े और वो इंटरेस्ट भी ले। एजुकेशन के लिए जो एड्स इस्तेमाल होने चाहिए वो टूल्स ऐसे होने चाहिए कि बच्चा उसको आसानी से ग्रास्प कर सके, आसानी से उसे लर्न कर सके, और काफ़ी प्लेइंग वे में होना चाहिए, क्योंकि इस एज में बालक जो है परफॉर्मेंस करने से वो शेम फील नहीं करते, उनको शर्म या हेजिटेशन नहीं होता, वो काफ़ी खुले और स्वच्छंद विचारों के होते हैं, और परफॉर्मेंस करने में, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में उनमें जो लज्जाशीलता या हेजिटेशन है वो नहीं रहता। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि चाइल्ड को जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस हो, ग्रुप एक्शन हो, या फिर प्लेइंग के मीडियम से पढ़ाए। और उससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि
टीचिंग का जो बेस है वो लव और एम्पैथी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चाइल्ड जो है बाई हार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और अगर आप बच्चे को डांटते हैं या मारते हैं, उसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशराइज्ड करते हैं, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो एज है ये फॉल्स मैच्योरिटी की एज है, यानी परिपक्वता यहाँ पर नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे अब समझदार हो गए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में समझदारी वहाँ पर नहीं आई होती है। इसी वजह से पेरेंट्स और टीचर दोनों को बच्चों को जानने में बहुत परेशानी होती है। चाइल्डहुड एज को समझना बड़ा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बच्चा हमारी बातों को अब समझ सकता है और शायद मैच्योर हो चुका है उस लेवल में, लेकिन ये एक फॉल्स मैच्योरिटी की एज होती है। ठीक, तो इसी वजह से बालक जो है काफ़ी ज़्यादा बाई हार्ट सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बातों से समझाए बजाय लातों के। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो ये है सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। बालकों के जो भी क्यूरियोसिटी है, उनकी जो जिज्ञासा है ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इन्फेंसी से, यानी कि जो एक फिक्शन का वर्ल्ड होता है, उस फिक्शन के वर्ल्ड से उनकी एंट्री रियल वर्ल्ड में होती है। नए चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनके अंदर एक स्ट्रांग क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर्स के लिए, साथ ही जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, कि बच्चों को सेटिस्फाई करें, यानी कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको जितना हद तक हो सके उसकी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करें। साथ ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाए जिससे बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सके, यानी कि जो लर्निंग मटेरियल है वो इस तरीके का रहना चाहिए कि बच्चा किसी लर्निंग मटेरियल से वैरायटी ऑफ थिंग्स को वो सीख सके और उसका उसमें इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि जब तक आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तब तक आप उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाएंगे। यानी पढ़ाने का तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे मटेरियल, ऐसे टूल्स का सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसे लेसन और सब्जेक्ट मैटर का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें बच्चों की जिज्ञासा हो, और पढ़ाने का भी तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चों में एक रुचि पैदा हो सके, एक इंटरेस्ट पैदा हो सके उस चीज़ को जानने और पढ़ने में। साथ ही अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो मोरल एजुकेशन, बच्चों को मोरल एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो मेंटली डेवलप होने लगते हैं, फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी उनके अंदर आने लगती है। ऐसे में मोरल एजुकेशन उनको देना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी स्टोरी के मीडियम से बताएं या फिर हम उनको अपने आप में उनको ट्रीट करें कि आपको बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको अपने छोटे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से उठना बैठना या किस तरीके के विचारों का एक्सचेंज करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके की जो नैतिक एजुकेशन है, जो नैतिक शिक्षा है, वो बच्चों में डेवलप किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज है। इसीलिए यहाँ मोरल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम अदर फैक्टर्स के बारे में बात करें कि इन सब के अलावा भी बच्चों में क्या ज़रूरी है, तो जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रिशियस फूड तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाना बच्चों को देते हैं, तो ये वो एज है जब बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो ऐसे में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे न्यूट्रिशियस, एक पोषक भोजन मिले, और साथ ही साथ जिससे उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो पूरी तरीके से हो सके। तो न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए खेलने की। ये आज के डेट में इस चीज़ को लेके तो बड़ी दिक्कत हो गई है दोस्तों, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से कोविड वाला टाइम है, बीमारियों का जो एनवायरनमेंट है, उसमें हम अपने बच्चों को जल्दी भेजते नहीं हैं, और बच्चे भी इस तरीके से हो गए हैं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आई है, होम सिकनेस हो गया है बच्चों के अंदर। अब उनमें वो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। अगर हम अपने टाइम के बारे में बात करें तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की है, हमें स्पोर्ट्स के बाहर खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका मिले हैं। लेकिन आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, टैब्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो उसी में इस तरीके के गेम खेलते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हमारे कई कंट्रीज़ हैं, देखते हैं कि चाइना है, ऐसे ऐसे गेम आते हैं जिसमें कोई नॉलेज नहीं है, जिसमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। इवन जो बच्चे ने सीखा हुआ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जनरेशन को डिस्ट्रॉय करने के तरीके हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो फिजिकली स्पोर्ट्स खेले। उनको मौका मिलना चाहिए कि वो एक्टिव रहे, फिजिकली खेल कूद खेले। इससे उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, नॉलेजेबल भी रहेगा, उनमें यूनिटी डेवलप होगी, उनका हेल्थ भी बढ़िया बना रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए और बच्चों को बाहर भेजा जाए कि भाई प्ले ग्राउंड में जाओ, मोबाइल और जो भी टैब्स हैं इनको छोड़ो और प्ले ग्राउंड में जाके थोड़ा सा खेलो, ताकि फिजिकल एक्टिविटी भी रहे।
इसके साथ ही जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बालक की साइकोलॉजी को जाने, यानी उनके बालक की, उनके स्टूडेंट्स और बच्चों की साइकोलॉजी क्या है उसको जाने और उस हिसाब से एक प्रॉपर एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार करें। साथ ही इस एज में कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को एक स्पेशल इंटरेस्ट में क्रिएटिव बनाया जा सके, यानी कि कुछ ऐसे क्रिएटिव वर्क्स बच्चे को देना चाहिए और उसमें उनको ट्रेंड करने की भी कोशिश करनी चाहिए और बच्चे में इस भावना को जगाना चाहिए कि उसे एजुकेशन के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बालक जान जाता है कि हार्ड वर्क बहुत रिक्वायरमेंट है एजुकेशन बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, और जिस हिसाब से आज का थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि 6 से 12 साल के बच्चों के बीच में, खास करके जो पोस्ट चाइल्डहुड का एज है 10, 11, 12, इस एज में बच्चों के अंदर हार्ड वर्क एजुकेशन को लेके जो डेडिकेशन है उसको डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात टीचर्स और जो बच्चे हैं, अब टीचर्स हो गए और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए अटेंटिव रहना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है जब बच्चे फॉल्स मैच्योर होते हैं और पेरेंट्स और टीचर मैच्योर होते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चाइल्ड साइकोलॉजी को जानें और उस हिसाब से डेवलप करें। दोस्तों, ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी का टॉपिक था ये सिर्फ टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आज आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप लोग भी पेरेंट्स बनेंगे, आपके भी बच्चे होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जान पाए कि हमें अपने बच्चों की एजुकेशन इस चाइल्डहुड में किस तरीके से देना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा जो है वो एक बढ़िया फाउंडेशन पा सके और उस पर एक मजबूत बिल्डिंग, यानी कि अपने आप को मजबूती से इस समय के अकॉर्डिंग वो इस्टेब्लिश कर सके। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड आई विश कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और नॉलेजेबल रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे लेक्चर की जो PDF है वो आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।